जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टडी करने जा रहे हैं हम की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। कल के लेक्चर में हमने इसके कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, आज इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद होम असाइनमेंट आपकी डिस्कस होगी। होम असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किए थे डिस्कशन कल आपको सर में। हाँ जी, तो अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम क्लासरूम में डिस्कशन किया करेंगे। तो क्लासरूम में अगर टाइम मिला पहले हम वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। लेकिन अगर आज वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन डिस्कस ना हो सके तो फिर ये डिस्कशन कल इंशाल्लाह होगी, ठीक है। क्योंकि अब हमने पहले तो हम एक दो क्वेश्चन यूँ समझ लीजिए करते हैं, केस स्टडीज करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिफरेंट आईकैप के क्वेश्चन में वो मल्टीपल टॉपिक्स पूछ लेता है। एक पार्ट हो सकता है एमसीक्यू मैटर से रिलेट कर रहा हो, एक मॉडिफाइड ओपिनियन से, एक की ऑडिट मैटर से। तो इसलिए शुरू में मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए जो सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेट कर रहे हूँ। लेकिन अब चूंकि हमने तकरीबन सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो अब आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी अब आप क्योंकि तकरीबन सारे क्वेश्चन को करने के काबिल हैं, इसीलिए आपको जो होम असाइनमेंट्स हैं वो अब आप कर सकते हैं। तो उसकी तादाद हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है कि अब आप 3-4 क्वेश्चन एक दिन में होम असाइनमेंट के तौर पे आपको मिला करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए, ये वाली होम असाइनमेंट आपने किया है वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन, शाबाश। ये अगर टाइम मिला तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और मैं चेक करूंगा, नहीं तो फिर कल इस असाइनमेंट के साथ चेकिंग होगी, ठीक है। हाँ जी, ये आज की भी असाइनमेंट नोट कर लें। यानी आज वाली असाइनमेंट भी कल चेक करूंगा मैं, और कल वाली असाइनमेंट जो गुजर गया कल, इसकी असाइनमेंट भी फिर कल चेक होगी। प्रीवियस लेक्चर में से की ऑडिट मैटर हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए जी। कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट एग्जांपल में, ठीक है। चलिए, रीस्ट्रक्चरिंग वाला एक एग्जांपल थी की ऑडिट मैटर में, इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। ये की ऑडिट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी अहम नहीं है, लेकिन हमारा एक रिस्क असेसमेंट का टॉपिक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग की एग्जांपल जो है उसको आप गौर से सुन लीजिए। भाई एसी ऑन कर दीजिएगा, भाई करेंगे इसी में प्रॉब्लम। रीस्ट्रक्चरिंग की एग्जांपल, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि फर्ज कीजिए हमारे बिजनेस जो है वो प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहा और हम चाह रहे हैं उसमें कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट चेंजेस करें जिससे उसमें जो इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट है उनको खत्म कर दें या उनमें कोई बड़ी चेंजेस लेके आए और एफिशिएंट डिपार्टमेंट्स को हम चलने दें। तो इसकी एक बड़ी एग्जांपल होती है, अगर हमारे 5 फैक्ट्रीज हैं मुख्तलिफ शहरों में और हमें लग रहा है कि एक फैक्ट्री ऐसी है जो कि सही नहीं चल रही, मतलब वहां पे सेल ज्यादा नहीं है, खर्चे ज्यादा है, तो बेहतर यह होता है कि ऐसी फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। तो रीस्ट्रक्चरिंग में फिर हम इस तरह के डिसीजन करते हैं कि हमारा कौन सा बिजनेस यूनिट ऐसा है जो अच्छा नहीं चल रहा, जो नहीं अच्छा चल रहा उसको हम क्लोज कर दें। तो हमने फैसला किया कि हमारी शेखुपुरा में फैक्ट्री थी, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये रीस्ट्रक्चरिंग की एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये की ऑडिट मैटर कैसा है ये सुन लें, और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये सुन लें, क्योंकि हमने ये स्टडी किया है कि ऐसे मैटर जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है वो की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। फैक्टर्स में हमने पढ़ा ना कि जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क हो, कम्प्लेक्स, तो इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है रीस्ट्रक्चरिंग में, ये सुन लें। जब हम ये फैसला करते हैं कि हमारी शेखुपुरा में जो फैक्ट्री है इसको बंद करना है, तो 2 बड़े क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि उसमें जो एसेट्स पड़े हुए हैं उनका क्या करना है, क्या उनको मुल्तान वाली फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाए? इसका जवाब है नहीं, मुल्तान वाली फैक्ट्री में तो अपने एसेट पड़े हुए हैं और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, हर एसेट को तो आप इस तरह उठा के नहीं पहुंचा सकते, तो इनको बेचना पड़ता है, इनको क्या करना है, डिस्पोज करना पड़ता है। पहला इशू। दूसरा इशू, जो एम्प्लॉयज हैं जो वहां पे उस फैक्ट्री में काम करते हैं उनका क्या करें, क्या इनको एम्प्लॉयज को उठा के दूसरी मुल्तान वाली फैक्ट्री में शिफ्ट कर दें? इसका जवाब है नहीं। सारे एम्प्लॉय ये पसंद नहीं करता, कहता है भाई लाहौर में मेरा घर है, लाहौर में या शेखुपुरा में घर है, इधर मैंने जॉब करनी है, अगर आप फैक्ट्री बंद करें मैं दूसरी जगह पर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन चूंकि आप मुझे अचानक जॉब से निकाल रहे हैं, फैसला अचानक किया आपने, तो मुझे कुछ कंपनसेशन दीजिए, जिसे हम क्या, रिडंडेंसी पेमेंट, शाबाश, रिडंडेंसी पेमेंट। ये 2 बड़े इश्यूज होते हैं जब कभी कोई फैक्ट्री को क्लोज किया जाता है, यहाँ रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। ये 2 बड़े, जब कभी रीस्ट्रक्चरिंग का नाम आ जाए, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री का नाम आ जाए केस स्टडी में, आपके जहन में 2 इश्यूज आ जाने चाहिए। कौन सा? एक, फिक्स एसेट का क्या करना है, दूसरा एम्प्लॉयज का क्या करना है। फिक्स एसेट का क्या करना है, अकाउंटिंग ये कहती है कि आपने इसको अब चूंकि डिस्पोज कर रहे हैं, इसके लिए अलग स्टैंडर्ड है, इस पर IAS 16 अप्लाई नहीं होता, आपने इसको फेयर वैल्यू पे शो करना है करंट एसेट में। IFRS हेल्ड फॉर सेल पढ़ा हुआ आपने? नहीं पढ़ा, थोड़े तो ठीक है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपने जिन एसेट्स को बेचना है ना, फैसला कर लिया बेचना है, वो आपका फिक्स एसेट में नहीं जाएगा, करंट एसेट में आ जाएगा। और किस अमाउंट पे? फेयर वैल्यू पे। पहली चीज ये। अब मुझे खुद बताइए, फेयर वैल्यू पे एसेट्स को रिगार्ड करना है तो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती? ठीक है, तो की ऑडिट मैटर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग की ऑडिट मैटर हो गया। अब आगे चलें, एम्प्लॉयज की तरफ चलें। एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन पे करनी है, अचानक आपने इसको जॉब से निकाल दिया, कंपनसेशन उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए और प्रोविजन सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि एम्प्लॉयज को जब निकालते हैं 3, 4, 5, 6 महीनों की सैलरी तो कम से कम देनी होती है।
ठीक है, तो ये जो पेमेंट है इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, ये भी चूंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है इसलिए की ऑडिट मैटर है। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, मैं एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एसेट्स जो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किए गए हैं इनकी अमाउंट को आपने वेरीफाई करना है, एक एविडेंस बता दे, एक सबसे अहम एविडेंस क्या होगा जिससे आपको पता चलेगा कि जो फेयर वैल्यू रिकॉर्ड की गई है वो ठीक है, वैल्यूअर की रिपोर्ट, शाबाश वैल्यूअर की रिपोर्ट। अच्छा दूसरा अब ये जजमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने जवाब दे दिया इसका मतलब है सबस्टैंडिंग प्रोसीजर के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है अभी तक जो पढ़े। एम्प्लॉइज को हम अचानक निकाल रहे हैं, इनको हमने कुछ कंपनसेशन दे के घर भेजना है, वो कंपनसेशन अगर अभी नहीं दी उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्लाइंट ने कोई प्रोविजन रिकॉर्ड की है, आपके पास एक बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस बता दे, एक ज्यादा नहीं, कैसे कंफर्म करेंगे कि प्रोविजन ठीक रिकॉर्ड हुई? शाबाश, पेरोल शीट से देखेंगे कि उसकी सैलरी कितनी थी और उसका अपॉइंटमेंट लेटर में देखेंगे कि क्या ये तय पाया था कि हम अगर अचानक आपको जॉब नौकरी से जवाब देंगे तो आपको 1 महीने 3 महीने या 6 महीने की एडवांस सैलरी देंगे, ये नॉर्मली लिखा होता है। तो ये आपका जो सैलरी शीट है और अपॉइंटमेंट लेटर है ये बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस है। किस केस में? जब आप एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करते हैं तो उनकी प्रोविजन कितनी रिकॉर्ड करनी है रिडंडेंसी पेमेंट की, इसको वेरीफाई करने के लिए बेस्ट सोर्स क्या है एविडेंस का, पेरोल और अपॉइंटमेंट लेटर, और जो फेयर वैल्यू पे उसने एसेट को रिकॉर्ड किया है इस वैल्यू। तो मुझे खुद बताइए क्या दोनों काम आसान है? मुश्किल है। तो ये की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सेम कंसेप्ट रिस्क असेसमेंट में भी आएगा। यही रिस्क असेसमेंट में कहेगा 3 फैक्ट्रीज थी, एक फैक्ट्री बंद कर दी, आप कहेंगे गोइंग कंसर्न, वो कहेगा काहेगा गोइंग कंसर्न, कोई गोइंग कंसर्न नहीं, 3 में से एक ही है बाकी 2 चल रही हैं, कंपनी थोड़ी बंद हुई है। और ये किस वजह से बंद किया कि लॉस मेकिंग थी, इसके बंद होने से तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। लॉस मेकिंग यूनिट बंद करने से कंपनी को गोइंग कंसर्न इशू नहीं आता, बल्कि उल्टा कंपनी के लिए फायदे की बात है, गोइंग कंसर्न से निकल गई कंपनी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ लिटिगेशंस, यानी बहुत ज्यादा लिटिगेशंस हैं, तो ये इसका मतलब है रूटीन की लिटिगेशन, छोटी मोटी लिटिगेशंस होंगी जो चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन नहीं है। एक्सेप्शनल लिटिगेशन वो जो सिंगल लिटिगेशन आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेगा कि इसमें क्या आपने कस्टमर ने प्रोडक्ट जो इस्तेमाल की उससे उसको नुकसान हुआ, ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन है। एक क्वेश्चन में उसने कहा आप बिल्डिंग बनाते हैं और उस पर किसी ने अपार्टमेंट लिया था और प्लाजा गिर गया, अब वहां के जो रेजिडेंट था उसने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया, ये क्या एक्सेप्शनल लिटिगेशन है कि नहीं? बिल्कुल एक्सेप्शनल लिटिगेशन। एक क्वेश्चन में उसने कहा आप गाड़ियां बनाते हैं और उसका जो ब्रेक सिस्टम है वो फेल हो गया, कस्टमर का एक्सीडेंट हो गया, एक्सेप्शनल। जब भी आपको लिटिगेशन की डिटेल बताना शुरू करते हैं ना तो एक्सेप्शनल है। आपके सफाई कर रहे थे, आप अपने रेस्टोरेंट था सफाई कर रहे थे, गीला फर्श था, आपने उसके ऊपर वो फ्लोर इज वेट ये नोटिस नहीं लगाया, कस्टमर आया गिर गया, टांग टूट गई, उसने केस कर दिया आपके खिलाफ, एक्सेप्शनल लिटिगेशन है। आप कोई कॉस्मेटिक्स के क्लाइंट था, वो क्रीम बनाते थे, वैसी क्रीम बनाई, ऐसा केमिकल डाला उसने, जिसने मुंह पे लगाया चेहरा जल गया, मैंने केस फाइल कर दिया। ये एग्जांपल केस स्टडीज में होता है भाई, ऐसे केस स्टडीज में एग्जांपल। ये क्या? ये एक्सेप्शनल। जब कभी केस स्टडी में आपको कोई एक्सप्लेन करना शुरू कर दे किसी केस के बारे में, समझ लिया एक्सेप्शनल है तभी एक्सप्लेन कर रहा है। और ये तो आपको सिंपल रूल बताया ना, अगर आपको ना पता चले एक्सेप्शनल लिटिगेशन है कि नहीं तो एक्सेप्शन है। केस एग्जाम में आ गई तो एक्सेप्शनल ही है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? तो एक्सेप्शनल है तो क्या करना फिर हमने? एमसीएस और मैटर की तरफ लेके जाना। ठीक है, तो अगर केस स्टडी में एक्सेप्शनल लिटिगेशन है और उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो क्या करेंगे? एमसीएस और मैटर के अदर मैटर। अभी वो एमसीएस और मैटर बोलने लगी थी, एमसीएस और मैटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एमसीएस और मैटर? डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो मिस स्टेटमेंट है, ये क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में जाएगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन? मैंने बताया था एक्सेप्शनल लिटिगेशन नहीं, अल्फाज को जरा गौर से सुनिए। लिटिगेशन की ऑडिट मैटर में भी जा सकती है, एमसीएस मैटर में भी जा सकती है और गोइंग कंसर्न में भी जा सकती है। लिटिगेशन अगर लिटिगेशन रूटीन नेचर की है की ऑडिट मैटर, अगर एक्सेप्शनल है कोई एमसीएस मैटर में, और अगर ऐसी एक्सेप्शन है कि हार गए तो कोई पैसा नहीं कंपनी के पास पे करने के लिए, गोइंग कंसर्न। और ये बल्कि क्वालिफाइड ओपिनियन में भी जा सकती है। इन तीनों में से कोई भी केस हो और डिस्क्लोज नहीं दिया हुआ तो क्वालिफाइड। तो याद रखिए लिटिगेशन, आप ये रटा नहीं लगा सकते लिटिगेशन हमेशा एमसीएस मैटर, लिटिगेशन हमेशा एमसीएस मैटर। ठीक है, वो डिपेंड करता है। नॉर्मली एग्जाम में वो एमसीएस मैटर की बात ही पूछ रहे हैं नॉर्मली, लेकिन अगर रूटीन नेचर की है तो ये की ऑडिट मैटर में आ जाएगी, एक्सेप्शन है एमसीएस मैटर में। अगर उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी इसको हैंडल करने के काबिल नहीं है, बंद हो जाएगी, तो फिर क्या? गोइंग कंसर्न का इशू आ जाएगा।
ठीक है, और अगर सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं की हुई इसको, नहीं स्टेटमेंट, ठीक है। वो पुराने जमाने में अभी आप देखते हैं जो सिगरेट का डब्बी होती है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है, बस यही पता करना था। तो पहले ये नहीं लिखा होता था, जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई ना पहले ये नहीं लिखा होता था। तो एक कस्टमर ने इसको इस्तेमाल किया, उसे कैंसर, लंग कैंसर हो गया, उसने कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो डेंजरस है, इसको बैन किया जाए, लिटिगेशन, और उसने कोई उस वक्त का मेरे शायद $2 मिलियन का केस था या पाउंड का, वो जीत लिया। अब वो अमाउंट इतनी थी कि वो कंपनी के पास पे करने के लिए पैसे, उसके बाद कंपनी बंद हो गई। लेकिन अगर ये केस जब चल रहा था, जब ये केस सर अभी पेंडिंग है, फैसला नहीं आया, आप उस वक्त इसके ऑडिटर होते तो रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आता? आप मटेरियल अगर सही डिस्क्लोजर दिया हुआ है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कर लेते हैं। अगर 31 दिसंबर ईयर एंड है और ये केस 31 दिसंबर पे अभी पेंडिंग है तो आपकी रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आता? क्या गोइंग कंसर्न, क्या गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? पूरी बात करें ना, ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड करेगा। अच्छा फर्ज कीजिए, सुनिए कि आपने डिसाइड किया कि रिपोर्ट देनी थी 25 अप्रैल को, आपने 10 अप्रैल को डिसाइड किया ऑडिट हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, रिपोर्ट बना रहे हैं, आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा ऐड करने का फैसला कर लिया, 20 अप्रैल को केस का फैसला आ गया और वो कंपनी के खिलाफ है। अब क्या होगा? कंपनी ने इसको डिस्क्लोज कर दिया, अब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। हाथ उठा के इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएं। इंपैक्ट जी मेरे भाई आप बताएं। जी आप बताएं। शाबाश। सबसे पहले ये देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनी है, क्योंकि ये लीगल केस का, अच्छा बताइए, लीगल केस का डिसीजन आ जाना ये क्या है? शाबाश, ये एडजस्टिंग इवेंट है, बताया हुआ है आपको, ये एडजस्टिंग इवेंट है। अब ये एडजस्टिंग इवेंट है तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या हुई? नॉट एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन में उसने कह दिया है कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि $2 मिलियन अदा कर सके पेनल्टी, तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट होगी। हमने देखना है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाई है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है तो मिस स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूरा करें मेरे भाई। इसका इफेक्ट जो है वो परवेसिव होगा, एडवर्स। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो इफेक्ट क्या होगा? शाबाश, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ऑडिटर रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कंफर्म हो गया। क्लियर हुई है चीज? और कोई क्वेश्चन? एग्जाम्पटिव, ये की ऑडिट मैटर है, ये अभी डिस्कस करता हूँ, ये भी डिस्कस, जी बिल्कुल, अभी की ऑडिट मैटर तो पूरा थोड़ी पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा। चलिए अब की ऑडिट मैटर की तरफ चलते हैं। हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? की ऑडिट मैटर सेक्शन। इसका बेसिकली पर्पस क्या है रिपोर्ट में ये सेक्शन इंक्लूड करने का? ताकि दुनिया को पता चले क्या कि ऑडिटर कितने काम करता है। क्या ऑडिटर हर एरिया को में जो प्रोसीजर परफॉर्म किया वो बताएगा? नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज के मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसीजर बताएगा, यानी 2-3 एरियाज के, और उन एरियाज के भी 3-4 प्रोसीजर, 2-3 प्रोसीजर बस, लंबे चौड़े नहीं, पूरे के पूरे ऑडिट प्रोसीजर नहीं। यानी हर एरिया का हर प्रोसीजर रिपोर्ट में नहीं बताया जाता, वरना तो रिपोर्ट हजारों सफ़ा की हो जाए। मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसीजर्स हैं वही बताए जाते हैं। यानी पूरे ऑडिट में जो 2-3 सबसे अहम एरियाज थे वो, और उन एरियाज के भी जो 2-3 सबसे अहम प्रोसीजर थे वो बताए जाएंगे की ऑडिट मैटर में। ठीक है? क्या की ऑडिट मैटर सेक्शन हर कंपनी की रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है? लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई लिस्टेड कंपनी हो और की ऑडिट मैटर सेक्शन ना हो? जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, शाबाश, तो उस सूरत में अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करें की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा, वरना हर केस में की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी में आएगा? रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, अगर जरूरी समझे तो आ सकता है। जैसे नॉर्मली ऐसी कंपनी जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है उनमें वो अनलिस्टेड भी हो, अगर तो उनमें की ऑडिट मैटर इंक्लूड ऑडिट किया जा सकता है। रिक्वायर्ड नहीं है, जजमेंट पे डिपेंड करता है। ये हो गया की ऑडिट मैटर सेक्शन। की ऑडिट मैटर क्या होता है हमने स्टडी किया था। हमने डेफिनेशन में 3 चीजें पढ़ी थी की ऑडिट मैटर की। मोस्ट सिग्निफिकेंट
सॉरी नहीं, पहले मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दो टॉपिक वर्नस मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट पीरियड, ये तीन चीजें पूरी होती है तो की मैटर की डेफिनेशन बनेगी, वरना नहीं। आपको याद है एमसीक्यू मैटर में भी आपको हाईलाइट करवाया था ये अहम लफ्ज है, अदर मैटर में भी करवाया था ये लफ्ज है, की मैटर में भी करवा दिया। अब देखें कैसे डिसाइड करेंगे आप। अच्छा मुझे बताइए, क्या स्टैंडर्ड ने लिस्ट दी हुई है हमें कि भाई ये की ऑर्डर मैटर है, बस जहां आए ये इनके अलावा कोई नहीं। स्टैंडर्ड की कभी भी पूरे सारे स्टैंडर्ड छान लें, कहीं पे भी स्टैंडर्ड की ये आदत नहीं है कि वो ये कहे यही लिस्ट है और यही कंप्लीट है, ना एक चीज आगे ना एक चीज पीछे, ऐसे स्टैंडर्ड की आदत नहीं है। क्यों नहीं है? वो ये तो कहता है कि नॉर्मली इन चीजों के ऊपर एमसीक्यू मैटर दिया जाता है, नॉर्मली इन चीजों के ऊपर अदर मैटर दिया जाता है, नॉर्मली इन चीजों पे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पहला दिया जाता है, नॉर्मली इन चीजों के ऊपर की ऑर्डर मैटर दिया जाता है, नॉर्मली के साथ लिस्ट दे देता है नॉर्मली के, क्योंकि उसको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी कम्प्लेक्स है, बड़ी डिफरेंट है, हर क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से डिफरेंट है। हो सकता है एक क्लाइंट के फिक्स एसेट उसने रिवैल्यूएशन मॉडल पे अडॉप्ट किए हो, दूसरे ने कॉस्ट पे रखे हो, तो मैं हमेशा कह दूं फिक्स एसेट की ऑर्डर मैटर है तो गलत हो जाएगा। रिवैल्यूएशन वेरीफाई करना मुश्किल है, कॉस्ट वेरीफाई करना आसान है, इनवाइसेस होती हैं ठक वेरिफिकेशन हो जाती है। जबकि रिवैल्यूएशन करवाई हो तो हमने एक्सपर्ट को भी वैल्यूएट करना है, उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करनी है, उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी वैल्यूएट करना है, तो मुश्किल है वो। ठीक है, तो एरिया टू क्लाइंट वेरी कर, इसलिए हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड लिस्ट देता जरूर है, लेकिन उसके नीचे एक बात लिखता है क्या कि भैया ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें कमी बेशी मुमकिन है, कमी भी हो सकती है बेशी भी हो सकती है। इसलिए अहम चीज आपके लिए एग्जाम्पल, प्रैक्टिस में अहम चीज एग्जाम्पल नहीं है, प्रैक्टिस में अहम चीज है डेफिनेशन और वो फैक्टर्स जिनको सामने रख के आपने डिसाइड करना है। प्रैक्टिस में क्या चीज अहम है? डेफिनेशन और वो फैक्टर्स। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज अहम है? एग्जाम, क्योंकि आई कैप एग्जाम में आपसे जजमेंट नहीं अप्लाई करवाता, उसे पता है हमारे स्टूडेंट के पास प्रोफेशनल जजमेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इसीलिए एग्जाम में वो एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करेगा। लेकिन ये कंसेप्ट बहरहाल ज़हन में रखिएगा कि एग्जाम्पल्स में कमी बेशी मुमकिन है, कमी बेशी मुमकिन है। अगर एग्जाम में क्लियरली कह दे कि रीवैल्यूएशन करवाई है लेकिन वो जो एसेट्स है ना वो इमटेरियल है, वो क्लास ऑफ एसेट्स जिसकी रीवैल्यूएशन इमटेरियल है, तो और आपने डायरेक्टर्स को इस बारे में कोई बात नहीं बताई हुई, तो बताइए कि ऑर्डर मैटर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में उसने खुद से कह दिया। तो आपने ज़हन में ये रखना है कि लिस्ट दी है, नॉर्मली इस लिस्ट के बेस पे ही हम डिसीजन करेंगे, लेकिन अगर वो कह दे कि इस लिस्ट के अलावा भी कोई चीज है जिस पे कंडीशन पूरी हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इधर की ऑर्डर मैटर आएगा। और अगर इस लिस्ट में से कोई चीज उठा के कह दे कि कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कमी बेशी पॉसिबल है, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन नॉर्मली हम जब डिसीजन मेकिंग करेंगे नॉर्मली लिस्ट की बेस पे ही करेंगे। अगर क्वेश्चन रेगुलर चल रहा है तो हम लिस्ट की बेस पे, लिस्ट में जो चीज आ गई उसके ऊपर की ऑर्डर मैटर, एमसीक्यू मैटर की लिस्ट में जो चीज आ गई एग्जाम में वो एमसीक्यू मैटर, इसी तरह अदर मैटर। ठीक है, ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी में आपको सक्सेस फैक्टर क्या बताया हुआ भला? एग्जाम्पल्स, जिसको मिस स्टेटमेंट की एग्जाम्पल, स्कोप लिमिटेशन की एग्जाम्पल, एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, की ऑर्डर मैटर, एग्जाम्पल याद है, रिपोर्ट का क्वेश्चन उसके फिंगर टिप्स पे एग्जाम्पल कर। अच्छा, इसके बाद अब ड्राफ्टिंग की तरफ आते हैं। ड्राफ्टिंग करनी है, ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे भाई? डिसाइड कर लिया हमने कि ये मैटर की ऑर्डर मैटर है कि नहीं, आपने ऑडिट किया, आपके सामने कोई टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 30 एरियाज थे, आपने डिसाइड किया है कितने कितने एरियाज के बारे में डिसाइड करेंगे कि ये की ऑर्डर मैटर्स है? 2 के 3, एक डिसीजन लेना, दो। इन्होंने कहा कि जी 2 मैटर्स ऐसे हैं जो हमारे की ऑर्डर। अब डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसको ड्राफ्ट करना है, उसको लिखना है। भाई लिखना भी तो सीखते हैं हम। अनमोडिफाइड ओपिनियन जब हमने पढ़ा क्या होता है, उसकी ड्राफ्टिंग सीखी। एमसीक्यू मैटर जब हमने पढ़ा क्या होता है, ड्राफ्टिंग सीखी। अदर मैटर पढ़ा क्या होता है, ड्राफ्टिंग सीखी। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्या होता है, ड्राफ्टिंग सीखी। तो की ऑडिट मैटर क्या होता है, पढ़ लिया तो उसकी ड्राफ्टिंग भी तो सीखनी चाहिए, क्योंकि आई कैप ये चाहता है ये पेपर जब आप पढ़ लें उसके बाद इस काबिल हो किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनाना चाहे बना सके। तो ड्राफ्टिंग आएगी तो बनाएंगे ना, ड्राफ्टिंग आएगी तो बनाएंगे। तो ड्राफ्टिंग, किसकी ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं? अब सुन लीजिए, अब आपके पास वो ऑडिट रिपोर्ट पड़ी हुई है, वो पुरानी कहीं पे अगर पड़ी हो आपके पास मोबाइल में, तो वो निकाल के देखिए, इसको मैच कर लिया। अभी नहीं तो घर जाके देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा क्या ये ड्राफ्टिंग जो समझाई है उस रिपोर्ट में इसी तरीके से है। सुनने ड्राफ्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने रिपोर्ट के अंदर डिसाइड करना है प्लेसमेंट क्या होगी, प्लेसमेंट क्या होगी। और नॉर्मली ये की ऑर्डर मैटर कहां दिया जाता है? ओपिनियन के बाद, एमसीक्यू मैटर के बाद। की ऑर्डर मैटर एमसीक्यू मैटर के बाद आता है नॉर्मली, इसका दर्जा थोड़ा कम। लेकिन बहरहाल ये इंडिविजुअल मैटर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने एमसीक्यू मैटर में पढ़ा था कि अगर की ऑर्डर मैटर्स आता है दोनों की रिलेटिव सिग्निफिकेंस पर डिपेंड करेगा।
नॉर्मली ये एमसीक्यू मैटर के बाद आता है, लेकिन पहले भी आ सकता है, स्टैंडर्ड जगह रखी हुई है। सबसे पहले आपने रिपोर्ट में मेन हेडिंग देनी है। मेन हेडिंग क्या होगी? की ऑडिट मैटर, अंडरलाइन कर लिया, ये सेक्शन शुरू हुआ है। फिर इसके बाद सब हेडिंग देनी है। सब हेडिंग से क्या मुराद है कि वो कौन सा मैटर था। जैसे आपने की ऑडिट मैटर दिया ना, बताइए किस मैटर के ऊपर की ऑडिट मैटर दिया आपने जी? रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने बताइए कि ऑडिट मैटर रिपोर्ट में इंक्लूड किया है, किस एरिया पे किया है? सर 3 फैक्टर थी जिसमें से एक फैक्टर बना। एरिया बता दो, कोई सा भी एग्जांपल लेनी है। एक्सेप्शनल लिटिगेशन, कोई एक एरिया बता दे। गुडविल, गुडविल उन्होंने कहा सर क्लाइंट ने गुडविल को इम्पेयर्ड किया है, तो ये बड़ा पिछले सालों में 100 मिलियन 30 सालों में इम्पेयरमेंट कर लिया, उसकी जीरो कर दिया उसको, तो ये तो बड़ा अहम इशू। बिल्कुल ठीक है इम्पेयरमेंट। आप बताइए किस मैटर के ऊपर इंक्लूड करेंगे? रीवैल्यूएशन बता दिया। डेफर्ड टैक्स, शाबाश। रीस्ट्रक्चरिंग, शाबाश। रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी के ऊपर क्यों रिलेटेड पार्टी पे क्यों की ऑडिट मैटर इंक्लूड करेंगे? उसमें रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। आप किस एरिया पे की ऑडिट मैटर देंगे? एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट के एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स। एक आधे फिक्स्ड एसेट में थोड़ी, बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, कोई दूसरा बिजनेस यूनिट एक्वायर किया, कोई दूसरी कंपनी को, इसके ऊपर तो बनता है की ऑडिट मैटर, एक फिक्स्ड एसेट में थोड़ी बनता है। अच्छा, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यूनिट में की ऑडिट मैटर आपने क्यों दिया? इसमें क्या खास बात थी? काम ज्यादा होता है करने वाला। ना 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 ना, ये जो आपने मैटर सेलेक्ट किया ना, उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। और जस्टिफिकेशन कहां से उठानी है? फैक्टर्स में से। फैक्टर्स में से बताइए कौन सा फैक्टर? रिस्क है, इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है सर। और आप बताइए चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी, इसमें रीजन बताया क्यों चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी पे क्यों आप किया, इसे क्यों ऑडिट मैटर? इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, कंप्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, कम्प्लेक्स है ना, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, शाबाश। आप बताइए, आप ऑडिटर हैं, क्लाइंट की रिपोर्ट में किया ऑडिट मैटर किस एरिया पे देंगे? कंपोनेंट ऑडिटर या किसी एक्सपर्ट को यूज किया गया? नहीं, एरिया कौन सा जिसमें आपने यूज किया? एरिया बताएं ना। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, उसमें कोई एक ऐसी ब्रांच थी, ऐसी सब्सिडरी थी जिसपे कंपोनेंट ऑडिटर को यूज किया उस पे प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, तो बिल्कुल की ऑडिट मैटर बनता है। क्यों? कंपोनेंट ऑडिटर को यूज। तो इस तरीके से आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग के लिए, वो आपकी जजमेंट है, लेकिन आपने जस्टिफिकेशन उसकी देनी है। और जस्टिफिकेशन कहां से आएगी? फैक्टर्स से। ये फैक्टर्स से ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इन फैक्टर्स की बेस पे सिलेक्शन होती है, तो इसकी जस्टिफिकेशन। तो जब आपने हेडिंग देनी है, किसी भी एग्जांपल की हेडिंग दे लें, और उस हेडिंग के नीचे, ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग बेसिकली ये वो एरिया है जो की ऑडिट मैटर बना रहे हैं। मेन हेडिंग एक ही आएगी, लेकिन इनकी ऑडिट रिपोर्ट में सब हेडिंग 2 आएंगी, क्योंकि इन्होंने 2 की ऑडिट मैटर सेलेक्ट किए। हर की ऑडिट मैटर की सब हेडिंग देनी है, और उस सब हेडिंग के नीचे 3 चीजें लिखनी है। 3 चीजें लिखनी है। व्हाट, व्हाई, हाउ। व्हाट का मतलब क्या है? मैटर। वो कौन सा मैटर है जिसको आपने की ऑडिट मैटर डिसाइड किया? वी कंसीडर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी एज की ऑडिट मैटर। और फिर क्लाइंट नोट्स का रेफरेंस भी, एज स्टेटेड इन नोट नंबर 20, क्लाइंट हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी एंड वी हैव कंसीडर्ड इट ए की ऑडिट मैटर because expert was used, because it was a significant matter, because amounts were material and significant, yeah, because significant risk was involved, because expert was used। कोई भी एक रीजन भी लिख दे काफी है। 2 लिखना चाहे 2 लिख सकते हैं, एक रीजन भी काफी है, 2 लिखना चाहे 2। किस चीज की रीजन? जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि क्यों इसको की ऑडिट मैटर सेलेक्ट किया। व्हाट, व्हाई। व्हाट का मतलब कौन सा मैटर, वाई का मतलब क्यों सेलेक्ट किया, ये जस्टिफिकेशन है। व्हाट आएगा आपका यहां से, और वाई आएगा आपका फैक्टर से। एक भी लिख दे तो काफी है, लेकिन 2 रीजंस लिख दे जस्टिफाई तो बेहतर है कि अमाउंट भी सिग्निफिकेंट थी, रिस्क भी था। अमाउंट भी सिग्निफिकेंट थी, एक्सपर्ट को भी यूज किया, ठीक, क्योंकि रिलेटेड पार्टी में रिस्क ज्यादा था। ये रीजन बतानी है। एक तो रिलेटेड पार्टी बता दिया इस पे की ऑडिट मैटर दे रहे हैं, और दूसरा
रीजंस बतानी है क्यों आपने इसको की ऑर्डर मैटर समझा। की ऑर्डर मैटर की सब हेडिंग कहां से आएगी? एग्जाम्पल से। व्हाट और व्हाई? फैक्टर से। फिर हाउ एड्रेस्ड, आपने इस इश्यू को एड्रेस। अच्छा मुझे बताइए, आप जिस इश्यू को की ऑर्डर मैटर में प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसको एड्रेस कर चुके होंगे? वो मसला हल हो चुका होगा कि पेंडिंग होगा? हो चुका होगा। इसीलिए तो किया, अगर रिजॉल्व ना हुआ होता, अगर स्टिल तो फिर तो ओपिनियन मॉडिफाइड होता ना। इसका मतलब आप उसको एड्रेस कर चुके हैं और उसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे। अब है वो चीज जिसके लिए ये की ऑर्डर मैटर इजाद हुआ। इस सेक्शन में आपने बताना है हाउ एड्रेस, आपने इस इशू को कैसे एड्रेस किया, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए आपने इस इशू को, इस मैटर को एड्रेस करने के लिए। स्टैंडर्ड यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है, लेकिन दुनिया में एक ऑप्शन, पहली ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड कहता है या तो जो प्रोसीजर परफॉर्म किया वो बता दो, या उन प्रोसीजर का आउटकम क्या निकला वो बता दो, या जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो बता दो। थ्योरेटिकली 3 वर्ड यूज होते हैं, प्रोसीजर, आउटकम, ऑब्जर्वेशन। दुनिया में प्रैक्टिस क्या चल रही है? प्रोसीजर बताए जाते हैं। अच्छा कितने प्रोसीजर बताने चाहिए? हमने तो 10 प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए, 2 कर ले 3 कर ले। नॉर्मली 3 यानी नॉर्मली की एक रिपोर्ट में की ऑर्डर मैटर भी 3 होते हैं ऑन एवरेज, और हर की ऑर्डर मैटर के प्रोसीजर भी 3 होते हैं। ये 3x3 की गेम है, लेकिन ये ऑन एवरेज है। ऐसा भी हो सकता है किसी क्लाइंट में 5 की ऑर्डर मैटर हो, ऐसा भी हो सकता है किसी पे 1 हो, ऐसा भी हो सकता है किसी पे कोई की ऑर्डर मैटर हो ही ना, और ऐसा भी हो सकता है किसी की ऑर्डर मैटर को एड्रेस करने के लिए 5 प्रोसीजर लिखे हो रिपोर्ट में, और ऐसा भी हो सकता है किसी की ऑर्डर मैटर को एड्रेस करने के लिए 1 प्रोसीजर लिखा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रोसीजर ना लिखा हो, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ, लेकिन नॉर्मल आपने एग्जाम में क्या कंसेप्ट लेके जाना है कि 3x3 कि नॉर्मली ऑन एवरेज 3 की ऑर्डर मैटर्स हैं और हर की ऑर्डर मैटर के 3 प्रोसीजर आपने लिख देने करने हैं। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं कहना सर ने कहा था 1 भी हो सकता है तो मैं सर में 1 ही प्रोसीजर आ रहा है यही नहीं बता दूं बस मार्क्स काट लेगा। एग्जाम में आपने कोशिश करनी है 3 प्रोसीजर हर की ऑर्डर मैटर में बताएं। मैं क्लियर हो गया? नहीं, अभी तो आपको समझ ही भाई देखे, जब तक देखेंगे नहीं कि की ऑर्डर मैटर कैसे होता है तो समझ कैसे आएगी। आपने अभी तक कभी की ऑर्डर मैटर देख, अच्छा रिपोर्ट है आपके पास? कितने स्टूडेंट के पास रिपोर्ट है इस वक्त? शाबाश, रिपोर्ट निकाल के देखे की ऑर्डर मैटर पढ़े जरा। और जिनके पास रिपोर्ट नहीं है वो दूसरे से रिपोर्ट 5 सेकंड के लिए लेके इसकी तस्वीर ले लें, अपने मोबाइल के पास, अपने मोबाइल में तस्वीर ले लें, शेयर कर लें एक दूसरे के साथ, शेयर करें, पिक्चर लेके वापस कर दें, सिर्फ की ऑर्डर मैटर सेक्शन देखें और इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। हाँ, बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद, क्योंकि इसमें एमसीक्यू मैटर आई नहीं बेसिस फॉर ओपिनियन पहले की ऑर्डर मैटर। अच्छा की ऑर्डर मैटर की ना डेफिनेशन दे रहा है पहले, की ऑर्डर मैटर से पहले की ऑर्डर मैटर कह रहे देखे आपके सामने आ गया पेज। नहीं इसको भी छोड़ें, इसको छोड़ें, पहले रिपोर्ट के ऊपर आए। बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे की ऑर्डर मैटर की हेडिंग है। अच्छा पहले वो एक्सप्लेन कर रहा है की ऑर्डर मैटर होता क्या है। अच्छा ये अच्छा किया उसने पहले, वरना यूजर को पता नहीं चलता ये होता क्या है। कह रहा है की ऑर्डर मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन आवर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर। मोस्ट सिग्निफिकेंट का लफ्ज आ गया डेफिनेशन में, करंट ईयर का लफ्ज आ गया, अंडरलाइन कर दे। सही कह रहा था ना, मैं सही पढ़ाया ना। फिर कह रहा है दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल and in forming our opinion there we do not provide a separate opinion on these matters। यानी कह रहा है ये की ऑडिट मैटर है, ये ना समझना ये कोई ओपिनियन है, ये ओपिनियन सेक्शन नहीं है, ये क्या है, ये ऑडिट मैटर है, इसको ओपिनियन ना समझना। मैंने बड़ी मेहनत की, इसका मतलब ये ना समझना मैं पास भी हो गया। यहां पे हम बता रहे हैं काम क्या किया, ओपिनियन नहीं दे रहे उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा वैसे इसमें डायरेक्टर वाली बात उसको करनी चाहिए थी। 2 साबिक गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया, ये तो उसने नहीं लिखा ना, लिखना चाहिए, उसने लिखना चाहिए था। नहीं एक बनने नहीं, ठहर नहीं, इसमें ना असल में कुछ मैंने सिर्फ आपको की ऑर्डर मैटर पढ़ाना था, एग्जाम में ड्राफ्टिंग वही है, तो मैंने कुछ हिस्सा इसका स्किप कर दिया। तो आप अगर देखेंगे ना आपको मैं भी बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे की ऑर्डर मैटर है, उसके साथ नंबरिंग कौन सी है, 2।
तो 1 किधर गया? स्किप कर दिया ना, तो उसके साथ वो वाली लाइन भी स्किप हो गई होगी। बहरहाल अब देखें, ये पहले देखिए उसने की ऑर्डिनेट मैटर सेक्शन की हेडिंग दी, ये हेडिंग दी, मेन हेडिंग कहां पे है? पेज 36 पे। सब हेडिंग किधर है? क्या सब हेडिंग पढ़ के बताएं? कंपनीज एक्सपोजर टू लिटिगेशन रिस्क। अच्छा, अब इसमें देखें आपको 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं तब तक आपकी और ड्राफ्टिंग एक और एग्जांपल सेट करता हूं। आपने इन दोनों कॉलम को पढ़ के मुझे बताना है कि व्हाट किधर है, उसको सर्कल करके हाईलाइट करना है, वाई किधर है, उसको सर्कल करके हाईलाइट कर दे, और हाउ एड्रेस किधर है, ये आपने हाईलाइट पहचाने। इनमें से व्हाट किधर है, वाई किधर है, हाउ किधर है, लिखे जल्दी करें, पढ़ के बताएं, पढ़ के बताएं। जी पढ़िए, दिखाए किधर है व्हाट, पढ़ लिया, ठीक है। नोट्स का रेफरेंस दिया हुआ इसने, मसला बताया हुआ कौन सा मसला है, और रीजन भी वाई किधर बताया हुआ है। दूसरे लेफ्ट साइड का जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये व्हाट, जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये वाई, और राइट साइड वाला हाउ, उसमें अच्छा कितने प्रोसीजर बताए हैं इसने? 3 नहीं है, 5 है। बुलेट बना के गिनती नहीं आती, 5 प्रोसीजर्स हैं। इनमें से आप बता सकते हैं कितने प्रोसीजर आपको पढ़ के समझ आ गए हैं? पढ़ के जरा देखें। अगर ये आपको समझ, इसमें से 3 भी समझ आ गए ना 5 में से, तो इसका मतलब है आप प्रैक्टिकल लेवल पे पहुंच गए हैं, प्रैक्टिस की चीजें समझ आना शुरू, क्योंकि प्रैक्टिस की रिपोर्ट है ना। हाँ, डिस्कस कंपनी के इन हाउस लीगल काउंसिल से भी डिस्कस कर रहा है और एक्सटर्नल लॉयर से भी कर रहा है। ये बात को पता चला इन हाउस लीगल काउंसिल से और एक्सटर्नल लॉयर में क्या फर्क है? बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, इसमें कहीं पे ये कह रहा है कि हमने लिटिगेशन के डिस्क्लोजर को भी चेक किया, किस वाले पैराग्राफ? प्रोसीजर, लास्ट वाले प्रोसीजर में। शाबाश शाबाश। और कंट्रोल चेक करने की बात कर रहा है। हम, आपको याद है, रिलेटेड पार्टीज के प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कंट्रोल चेक करते हैं, रिलेटेड पार्टीज में भी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या प्रोसीजर किसी, अगर हम याद कर लें तो किसी दूसरे एरियाज में भी काम आ सकते हैं। डिस्क्लोजर वाला प्रोसीजर रिलेटेड पार्टी में भी काम आ सकता है, और कंट्रोल्स वाले प्रोसीजर रिलेटेड पार्टी में भी काम आ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब हम प्रोसीजर पढ़ने होंगे ना, तो आप जब पहले 2-3 एरियाज आपके लिए मुश्किल होंगे प्रोसीजर्स में, उसके बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक और एग्जांपल। अब ये तो प्रैक्टिस की एग्जांपल थी ना, ये वो एग्जांपल जो ICAP सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में। कौन सी एग्जांपल? रिवैल्यूएशन वाले। रिवैल्यूएशन वाले वो की ऑर्डर मैटर में पूछ सकता है लदा भी। ये आपकी बुक का हिस्सा है। एंड वाले भाईजान आपको नजर नहीं आ रहा होगा ना क्या लिखा हुआ है, अब बुक पे देख ले। अब देखे फॉर्मेट तकरीबन उसी तरह का है कि नहीं? ड्राफ्टिंग है। अच्छा, इसमें ना मुझे करना ये चाहिए था, यहाँ पे डेफिनेशन को लिख लेता, क्योंकि आपको पता है मेन हेडिंग देने के बाद वो डेफिनेशन देता होता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, डेफिनेशन ऊपर दी हुई थी, मैंने कहा क्या दोबारा रिपीट करना। लेफ्ट साइड पे 2 पैराग्राफ, ये क्या है? सब हेडिंग। अच्छा, रेफर नोट नंबर XXX टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी हैज रिकॉर्डेड इट्स लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी एट रिवैल्यूड अमाउंट्स। व्हाट? We identified revaluation of property plant equipment as key audit matter because its amount is material to financial statements. In addition, process of valuation is highly complex
and judgmental process which involve assumptions and methods which are affected by future economic and market conditions. भाई मैं बता रहे हैं, एक हमने बताया मटेरियल है, बड़ी अमाउंट है, एक हमने बताया कम्प्लेक्स है, जजमेंट्स इन्वॉल्व है. राइट साइड पे हाउ में क्या करें? असेस कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट. करते हैं ये काम किया. obtained revaluation report from valuer and discuss with management and expert appropriateness of assumptions and methods. appropriateness of assumptions and method भी चेक करते हैं. check relevance, completeness and accuracy of source data. ensure that revaluation is properly accounted for and disclosed in financial statement. क्लियर हो गया ये? अब आइंदा अगर आपसे कहा जाए कि की ऑडिट मैटर तो बना दो, बना देंगे? की बात है. आइंदा आपको की ऑडिट मैटर की असाइनमेंट्स देना शुरू कर दो. अच्छा, इसमें आपने एक काम नहीं, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना वो बता दो. अभी मैंने आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं बताया, ना ही बताओ. सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको खुद से सोचने होंगे. मैं आपको कुछ एरियाज ऐसे दूंगा, जैसे मैं आपसे कहूंगा इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री एनआरवी पे है और क्लाइंट ऑडिटर ने इसको की ऑडिट मैटर असेस किया है, इसका ड्राफ्टिंग करें. उसमें प्रोसीजर आपने खुद बताना. हालांकि मैंने अभी आपको एनआरवी के प्रोसीजर प्रॉपर्ली नहीं बताए, पढ़ाए नहीं, ये एक चैप्टर 10 में डिस्कस होते हैं, अभी नहीं पढ़ाए. लेकिन आप खुद से क्या कुछ जज कर सकते हैं क्या प्रोसीजर परफॉर्म होंगे? आपको इस काबिल होना चाहिए. हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपने, इररेलेवेंट प्रोसीजर नहीं लिखना. क्योंकि प्रोसीजर में जब वो एग्जामिनर कमेंट्स दे रहे हैं ना, प्रोसीजर वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर कमेंट्स दे रहे हैं ना, उनमें एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स की बता रहा है वो ये कि मैंने पूछा है रीवैल्यूएशन वाले, वो कॉस्ट वाले भी लिख देते हैं. स्टूडेंट कहता है हम इसकी परचेज प्राइस चेक करेंगे, ये फिक्स एसेट्स कितने में खरीदा गया. कहता है भाई परचेज प्राइस रेलिवेंट प्रोसीजर है जब कॉस्ट मॉडल हो. रीवैल्यूएशन में परचेज प्राइस नहीं देखनी, रीवैल्यूएशन की रिपोर्ट देखनी है. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन चेक करना है कि सही है, ये रीवैल्यूएशन मॉडल में रेलिवेंट प्रोसीजर है कि नहीं? क्या रीवैल्यूड एसेट्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती है? ठीक है पढ़ा, बट ठीक है मैं समझा शायद नहीं. ठीक है, तो ये वापिस आ जा. हाँ, ड्राफ्टिंग क्लियर हो गई. चलिए अब 2-3 छोटे कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करने हैं. पहला कंसेप्ट कम्युनिकेशन विद. अच्छा, दोस्त आप एक बंदे को कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं हम. रिलेटेड पार्टी में की थी, रिलेटेड पार्टी वाले एरिया में की नहीं थी. दो चार रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताई या जिनकी अप्रूवल नहीं ली गई. किसी और एरिया में भी पढ़ा था क्या? और किस कम्युनिकेशन किसी और चैप्टर में पढ़ा था क्या? अदर मैटर्स में यूजिंग वर्क ऑफ एक्सपर्ट, यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इसमें हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन करते हैं. डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है हमने इंटरनल ऑडिटर से. डायरेक्टर्स को क्या कम्युनिकेट करते हैं? एग्रीमेंट और प्लान्ड यूज. ये भी तो हमने कुछ चैप्टर्स में ये कंसेप्ट स्टडी किया हुआ है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट इशू हो ना किसी एरिया में, तो ऑडिटर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता है. की ऑडिट मैटर में भी करेगा, बिल्कुल करेगा. अच्छा, एक तो ये है कि सिलेक्शन ही ऑडिटर उन मैटर्स में से करता है जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए गए हों. लेकिन स्टिल देखिए, डायरेक्टर्स को ना 20 मैटर्स कम्युनिकेट किए गए हैं. इनमें से कौन से 2, 3 या 4 को की ऑडिट मैटर हम समझ रहे हैं, ये डायरेक्टर्स को लादा से बताते हैं, दोबारा बताते हैं. दोबारा क्यों? क्योंकि पहले हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर्स भेजे थे. अब उनमें से जिनको हमने की ऑडिट मैटर डिसाइड किया वो बता रहे हैं. बताना जरूरी है, स्टैंडर्ड ने कहा जरूरी है तो जरूरी है. अच्छा, और अगर फर्ज कीजिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑडिट में कोई भी की ऑडिट मैटर ना हो? इस सूरत में डायरेक्टर्स को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे. क्या बताएंगे? की ऑडिट मैटर नहीं है. अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे, क्या ऐसा पॉसिबल है एक ऑडिट क्लाइंट पे कोई भी की ऑडिट मैटर ना हो? पॉसिबल है. इस सूरत में की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? शाबाश, आएगा. उसमें क्या लिखेंगे? वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर इज नो की ऑडिट मैटर. शाबाश, बिल्कुल. तो ये कंसेप्ट भी अब सिर्फ 2 कंसेप्ट आपको बताने हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे. पहला कंसेप्ट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑडिट में हमें पता चले कि इसमें कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं? स्टैंडर्ड कहता है पॉसिबल है. इसके एग्जांपल भी देता है. कहता है क्लाइंट बहुत सिंपल है
और उसने फर्ज कीजिए ड्यूरिंग द ईयर रजिस्टर हुआ है, तो उसका पहला साल है, 1-2 महीने के ऑपरेशन है, वो भी सिंपल है, तो इसमें आप जज कर सकते हैं कि कोई की ऑर्डर मैटर नहीं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना फिर? सेक्शन आएगा, सेक्शन में की ऑर्डर मैटर कोई नहीं आएगा, उसकी जगह पे लाइन क्या आएगी? यू हैव डिटरमाइंड देयर इज नो की ऑर्डर। अब सुने थोड़ी सी ट्रिकी चीज, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल क्या की ऑर्डर मैटर है? डेफिनेशन ध्यान में रखें, डेफिनेशन ध्यान में रखें, मुझे बताइए क्या मटीरियल मिस स्टेटमेंट की ऑर्डर मैटर है? एक मिनट ठहरे, क्या ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है? मैटर है मिस्टर? क्या हम डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं? करते हैं। क्या करंट पीरियड से रिलेट करते हैं? तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट या मटेरियल स्कोप लिमिटेशन बाय डेफिनेशन की ऑर्डर मैटर हैं, बाय डेफिनेशन की ऑर्डर मैटर हैं, लेकिन ये मैटर्स की ऑर्डर मैटर में नहीं आएंगे। की ऑर्डर मैटर में सिर्फ इशारा आएगा, इशारा आएगा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन जो हमने ओपिनियन सेक्शन में बताया ना, उसके अलावा ये 2 की ऑर्डर मैटर हैं। रेफरेंस आएगा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट या मटेरियल स्कोप लिमिटेशन की ऑर्डर मैटर में नहीं आएगी, हालांकि बाय डेफिनेशन की ऑर्डर मैटर हैं, लेकिन की ऑर्डर मैटर सेक्शन में नहीं। क्यों नहीं आएंगी? उनकी अपनी जगह, लेकिन रेफरेंस आएगा। रेफरेंस कैसे लिखेंगे? इन एडिशन टू मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, in addition to matters described in basis for qualified opinions following are other key order matters, और फिर आगे key order matters आएंगे। यानी key order by definition material misstatement scope limitation key order matter हैं, key order matter हैं, लेकिन वो key order matter section में नहीं आएंगे, लेकिन उनका रेफरेंस आ जाएगा, उनका रेफरेंस आ जाएगा, इशारा आ जाएगा। लेकिन वो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन किधर डिस्कस होगी? बेसिस अपना जो उसका घर है उधर जाएगी, वो मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। भाई को समझ आई बात? समझ आई बात? चलें फिर आखिरी क्वेश्चन। आपने ये बताना है कि की ऑडिट मैटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी। केस मैं बताने जा रहा हूं, आपने बताना है कि ऑडिट मैटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी। इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स, डेटर्स, 3 एरियाज हैं, तीनों को किसी वजह से ऑडिटर वेरीफाई नहीं कर सका, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सका। हाथ उठाए, ऐसे नहीं, हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए, वन बाय वन। जी मेरे भाई आप बताइए। नहीं आप बताइए हाथ। अच्छा, मेरी रिक्वायरमेंट पता क्या है कि ऑडिट मैटर सेक्शन में क्या इंफॉर्मेशन आएगी? एक मिनट है जो उनको बताने था ऐसे। अच्छा, मैंने पहले बताया ना कि अगर ज्यादा स्टूडेंट जवाब दिया ना बगैर तरतीब के तो पैसे वापस होंगे। ये उनको पता कि ऑडिट मैटर में सिर्फ रेफरेंस आएगा। अब तो पता चल गया आपको भाई, इसमें की ऑडिट मैटर ही नहीं आएगा। की ऑडिट मैटर दूर की बात है, की ऑडिट मैटर सेक्शन ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं परवेज, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑडिट मैटर आता ही नहीं पड़ा है। लेकिन अगर ये इफेक्ट मटेरियल होता तो फिर लिखते इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फॉलोइंग आर अदर की ऑडिट मैटर्स। भाई बात समझ आई? यानी सीखा क्या हमने कि अगर ओपिनियन मॉडिफाइड हो रहा है, क्या मॉडिफाइड ओपिनियन है उसके साथ की ऑडिट मैटर आ सकता है? बिल्कुल लेकिन फिर की ऑडिट मैटर में क्या लिखा होगा? तो बताइए, अगर कोई हमने डिसाइड किया कि ऑडिट मैटर है, डेटर्स को बताना है, और अगर डिसाइड किया कोई की ऑडिट मैटर नहीं, फिर वो इंतजार कर रहे होंगे ना कि की ऑडिट मैटर अभी आया, अभी आया, हम उन्हें बता देंगे भाई कोई की ऑडिट मैटर नहीं आ रहा। बोनस, अगर आपने की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग सीख ली, की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग सीख ली, तो रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का टॉपिक है,
जो रिसेंटली 2-3 अटेम्प्ट से दबा के पूछ रहा है। कौन सा टॉपिक? रिस्क असेसमेंट ऑफ स्टैंडिंग प्रोसीजर। वो भी सीख लिया, और वो सीख लिया ना रिस्क असेसमेंट ऑफ स्टैंडिंग प्रोसीजर, इसके बाद आपका सिलेबस सिर्फ 2 हफ्तों का रह जाता है। तो इसका मतलब है अगर आपने की ऑडिट मैटर सीख लिया और इसकी ड्राफ्टिंग खास तौर पे सीख ली, तो फिर इसके बाद आपके तकरीबन 2 हफ्ते के कंसेप्ट बाकी रह जाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है ड्राफ्टिंग सीख नहीं पाएंगे आप। आपने प्रैक्टिस करनी नहीं, केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी ही नहीं, आपने सोचना ही नहीं कि ये जो एरिया है ये पेनल्टीज वाला या ये एरिया ग्रेजुटी पेएबल वाला या ये जो एरिया है क्रेडिटर्स वाला, इस पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं। आपने सोचना ही नहीं, आपने इंतजार करना है कि सर जब पढ़ाएंगे तब सोचेंगे, अभी नहीं सोचना, कहीं गलत ना सोच लें, है ना। कर लेंगे प्रैक्टिस, केस स्टडीज अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा अब सुन लें, ये जो चैप्टर हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया, कंप्लीट कर लिया ना। ये हमारा सबसे बड़ा चैप्टर था और इसमें कंसेप्ट्स भी सबसे ज्यादा थे। और अगर आपने इसको समझ लिया, तो अब वो टाइम आ गया है कि इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इससे पहले ना आपको असाइनमेंट देते हुए मैं भी डरता था कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जिसका 2 पार्ट तो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, 1 पार्ट अभी आगे पढ़ना है। लेकिन अब आपको असाइनमेंट देते हुए मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है जो कुछ भी पढ़ाना था पढ़ा दिया है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सारे कंसेप्ट आप कवर कर चुके हैं। तो अब आपका अगले 1-2 दिन में ना हम कोशिश करेंगे कि पास्ट पेपर्स की बेतहाशा प्रैक्टिस करें। क्योंकि पहले क्यों नहीं बेतहाशा प्रैक्टिस की? क्योंकि पहले कुछ हिस्सों में कर रहे थे ना, कुछ हिस्सा पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ, तो वो मजा नहीं आता कि सर आधा सवाल हुआ आधा हुआ ही नहीं, अब क्या दोबारा करेंगे। तो अब चूंकि सारी प्रैक्टिस कर, तो अगले 1-2 दिन दबा के प्रैक्टिस कर। बल्कि अच्छा हुआ, बेहतरीन वक्त था ये ऑडिट रिपोर्ट को खत्म करने का। क्यों भला? हाँ, आगे आपको छुट्टी भी आ गई। तो इसका मतलब है कल जो आपको होम असाइनमेंट मिलेगी, वो खुश हो जाएंगे आप देख के, खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखें, अभी आपको होम असाइनमेंट दे पहले सिखा, प्रैक्टिस तो करें ना क्लास में, क्वेश्चन कैसे करने हैं। भाई मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप घर जाके फिर सीखेंगे ना। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। असाइनमेंट। अच्छा, एक गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन आ गया था, कम्युनिकेशन वाला। गोइंग कंसर्न में कम्युनिकेशन क्या करना भाई? जो भी इशू है गोइंग कंसर्न का कम्युनिकेट कर दे डायरेक्टर्स को, यही लिखा होगा। कह रहा है डायरेक्टर्स को बता दो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। डायरेक्टर्स को बता दो, बता दिया। इवेंट्स या कंडीशन मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बता दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो रही हो और गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट भी हो? दोनों में से कोई एक चीज होगी, दोनों थोड़ी होंगी। डिस्क्लोजर बता दो एडिक्वेट है कि नहीं गोइंग कंसर्न के। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता दो। ये 4 चीजें। फिर बताओ गोइंग कंसर्न के हवाले से डायरेक्टर्स को क्या बताना है? गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, डिस्क्लोजर एडिक्वेट है कि नहीं, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है। 4 चीजें बता दिया, बस यही काम करना था। केस स्टडी। सबसे पहले आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग इन द अबव पैराग्राफ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या है कि सारी रिपोर्ट नहीं, पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है ना, पार्ट ऑफ समथिंग। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ इंडस लिमिटेड। द ऑडिट सीनियर हैज कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2007 एंड सबमिटेड a draft audit report for your review. The following paragraph have been extracted from the draft audit report. पहला, we conduct। अच्छा, रिपोर्ट में याद रखिएगा आपने एक लफ्ज की एंड और इफ ऑफ वगैरह की गलती नहीं निकालनी, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स निकालने हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, ठीक है। अल्फाज की इंग्लिश की गलती नहीं निकालनी, ये जेहन में रखिएगा। ये एक दफा उसने इस तरह का क्वेश्चन पूछा
क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट ने ऑफ एंड, इधर ऑफ लगना चाहिए था, इधर एंड लगना चाहिए था। उसने कहा भाई ये कौन सी गलती है? कंसेप्चुअल एरर्स। We conducted our audit in accordance with auditing standard as applicable in Pakistan. कोई प्रॉब्लम? These standard required that we plan and perform the audit to obtain, आगे जो भी लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम? We believe that our audit provide a reasonable basis for our opinion and after the verification we report that. ये भी, यानी पहले पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लेकिन एक हेडिंग नहीं दे रहा, हेडिंग्स नहीं दे रहा। नहीं, एक्सट्रैक्ट है तो जिसका एक्सट्रैक्ट है उसकी हेडिंग तो आनी चाहिए ना। एक्सट्रैक्ट का मतलब है सारे पैराग्राफ नहीं आएंगे, एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है, लेकिन जो आएंगे उसकी हेडिंग तो आनी चाहिए। We did not observe the counting of the physical inventory as of June 30, 2007. Since that date was prior to the time we were initially engaged as auditor of the company. इसका मतलब है ऑडिटर बाद में अपॉइंट हुआ, डेट पहले गुजर गई, ईयर एंड पहले हो गया, ऑडिटर बाद में अपॉइंट हुआ। Owing to the nature of the company's record, we were unable to satisfy ourselves as to quantity of inventory. Alternative sources of evidence नहीं मिला, स्कोप लिमिटेशन है। ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स होना चाहिए, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे, अच्छा नहीं तो किधर क्या ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन आगे। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, so required and respectively give a true and fair view of the state of company affair and of the loss its cash। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि लॉस में है कंपनी। ये लॉस किसी ने नोट किया था कि यहाँ प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। इट्स कैश फ्लो एंड चेंज। तो ये पैराग्राफ तो टोटली गलत है, हेडिंग भी नहीं दी और इसमें ओपिनियन भी गलत है। सबसे बड़ी गलती तो ये कर बैठा। फिर इसके बाद the company's liability exceeded its assets at June 30, 2007, creating an adverse situation which management believes is reversible over the coming 12 months. ये गोइंग कंसर्न का पहला ड्राफ्ट कर रहा है। गोइंग कंसर्न का इशू है, बिल्कुल है। एक है लॉस की वजह से liabilities exceeds। अच्छा एक चीज इसमें रखिएगा, एक होती है ऑडिट रिपोर्ट, एक होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, ऑडिटर का नहीं। उसी तरह ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, डायरेक्टर या मैनेजमेंट का नहीं। यहां पे जो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है ये गलत दे रहा है। सिंपल रूल जैसे में रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, मैनेजमेंट का नहीं, डायरेक्टर्स का नहीं। और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, ऑडिटर का नहीं। तो यहां पे गलती क्या है, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। इज रिवर्सिबल। अच्छा, मैनेजमेंट फर्दर बिलीव्स दैट द कंपनी इज कैपेबल ऑफ continuing in operation for 12 months from the date of this report। अच्छा यहाँ तो इसमें उसने क्लियरली नहीं बताया गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है कि नहीं है, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी नहीं होती ना तो फिर हम ये नहीं कहते कि ये मसले थे और कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। हम रिपोर्ट में कोई पैरा नहीं ऐड करते। अब रिपोर्ट में पैरा ऐड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन वो गलती क्या कर रहा है, पहली चीज मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर रहा है, दूसरी चीज हेडिंग नहीं दे रहा, तीसरी चीज रेफरेंस नहीं दे रहा, चौथी चीज आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड ये नहीं दे रहा, पांचवी चीज इवेंट्स या कंडीशन को डिस्कस कर रहा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है ये नहीं बता रहा। तो पहले पैराग्राफ में से कोई गलती नहीं रखी थी, आखिरी में से 5 गलतियां रख दी है। कौन कौन सी गलतियां रखी है? पहली गलती क्या है, आखिरी पैराग्राफ किस चीज का है, ओपिनियन है, बेसिस फॉर ओपिनियन है। ये हाल है। आखिरी पैराग्राफ किस चीज का है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का है। आखिरी पैराग्राफ किस चीज का है, किस चीज का है, आखिरी पैराग्राफ किस चीज का है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। कितनी गलतियां, पहली गलती क्या है, हेडिंग्स नहीं दी। दूसरी गलती क्या है, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उसने इंक्लूड कर दिया। तीसरी गलती क्या है, रेफरेंस नहीं दिया। चौथी गलती क्या है, चौथी गलती क्या है, चौथी गलती क्या है, ओपिनियन दिया, ओपिनियन क्यों नहीं दिया? हाँ, आवर ओपिनियन इज नॉट मोडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, ये नहीं लिखा।
ये नहीं लिखा। और पांचवी गलती क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में नहीं बताया जो उसे बताना चाहिए था। ये 5 गलतियां हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा अब सुन लें, अब आपकी होम साइड, एक तो कल जो आपको होम असाइनमेंट दी थी ना, जो आपने आज की होगी, जो आज आपने 5 गलतियां थी ना, अब आज आ गई 5 गलतियों की। कौन कौन सी? कौन? दोबारा सुन ले, मैं हाजिर, दोबारा सुन ले। पहली गलती हेडिंग नहीं दी, दूसरी गलती उसने मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड किया, तीसरा नोट्स अकाउंट से रेफरेंस नहीं दिया, चौथा अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, ये लाइन नहीं लिखी, पांचवा क्लियर इवेंट्स या कंडीशन को तो लिखा है, ये नहीं लिखा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती। क्लियर? अच्छा अब सुन ले, अब सुन ले, आपको जो होम असाइनमेंट दी गई है ना, अगर एक कल वाले क्वेश्चन, कल वाले कितने थे? ये हाँ, ये कल वाले क्वेश्चन जो, और ये वाले वॉल्यूम 2 के, कल भी वॉल्यूम 2 के थे ना, जो कल आपको होम असाइनमेंट दी गई थी उसमें वॉल्यूम 1 भी था, 2 भी था, और ये भी वॉल्यूम 2 के। जिसने आज ये कर लिए ऑडिट बोर्ड का एक्सपर्ट हो गया वो, इंशाल्लाह कर लिए, और चाहे सही नहीं हुए लेकिन सोल्यूशन देख के समझ आ गई तो वो एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, ये जी, और कल इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।